I'm CA Harshita Rizwani from HRN Institute of Studies. Today, we would be starting a new chapter in Economics for Standard 11 student. The name of the chapter is Supply, that is chapter number 4. Okay students, so हमने लास्ट इसमें चैप्टर नंबर 3 किया था जो था डिमांड. अब हम कर रहे हैं सप्लाई. डिमांड और सप्लाई ये दोनों चैप्टर को समझने के लिए आपको थोड़ा इंटर रिलेट करना पड़ेगा कि उसमें ऐसा था, इसमें ऐसा, उसमें ऐसा, इसमें ऐसा. सो यू शुड नो द डिमांड चैप्टर इन वेरी मच डिटेल, तो ये आप सप्लाई को अच्छी तरह से समझ पाओगे. क्लियर? ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर सप्लाई. डिमांड और सप्लाई दोनों ऑब्वियसली इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से. तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं सप्लाई की. सप्लाई में हम सबसे पहले स्टॉक, 3-4 प्रोडक्शन किसको बोलते हैं, सप्लाई किसको बोलते हैं, स्टॉक किसको बोलते हैं, ये सब एक बार गो थ्रू करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अपन करते हैं प्रोडक्शन मतलब क्या आता है. हम लोग कर रहे हैं प्रोडक्शन. अब चलो अगर आपको कुछ नहीं पता इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन मतलब क्या होता है तो भी आप क्या बोलिए, प्रोडक्शन मतलब जितना एक कंपनी ने, एक फैक्ट्री ने प्रोड्यूस किया है. अगर आपने 4 कुर्ती स्टिच की है तो उसका प्रोडक्शन कितना हुआ आपका 4, जितना आपने अवेलेबल रॉ मटेरियल से स्टिच किया, प्रोड्यूस किया. सो प्रोडक्शन क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स क्रिएटेड फ्रॉम अवेलेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जो भी आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जो भी प्रोडक्शन करने के लिए चीजें चाहिए, वो चीजों की मदद से आपने जितना प्रोडक्शन किया ड्यूरिंग अ फिक्स पीरियड ऑफ द टाइम, एक पीरियड ऑफ द टाइम, उसका हम प्रोडक्शन बोलते हैं. सो प्रोडक्शन है आपने जितना क्वांटिटी बनाया अवेलेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से ड्यूरिंग अ फिक्स पीरियड ऑफ द टाइम. तो प्रोडक्शन क्या हो गया, क्वांटिटी प्रोड्यूस. ठीक है, क्वांटिटी प्रोड्यूस from the available factor of production during a fixed period of time. ठीक है, so production आपने जितना बनाया factors of production से. अब आ जाता है सप्लाई. अब सपोज मैंने 4 कुर्ती बनाई, मैं 3 कुर्ती सप्लाई कर रही हूँ. तो सप्लाई मतलब जितना बेचने को तैयार हो. सप्लाई मतलब जितना बेचने को तैयार हो. It is the amount of production which a producer is able and willing to sell. मतलब जितना भी आपने प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन में से जितना भी आपने प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन में से आप कितना क्वांटिटी बेचने को तैयार हो. एबल एंड विलिंग टू बाय, विलिंग टू सेल मतलब आप बेचने को भी तैयार हो, आप एबल भी हो टू सेल. ठीक है, उस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस, उसको बोलते हैं हम लोग सप्लाई. मतलब जितना भी प्रोडक्शन किया, सपोज 4 कुर्ती में से मैं 3 कुर्ती बेच पा रही हूँ तो मेरा सप्लाई हो गया 3 कुर्ती. जितना आप प्रोडक्शन में से जितनी क्वांटिटी सेल कर पा रहे हो, एबल एंड विलिंग टू सेल. फिर आ जाता है स्टॉक. Stock is a total available amount of sale which a producer which can be offered for the sale in the market as per the ability and willing. मतलब जितना भी प्रोडक्शन किया है वो पूरा प्रोडक्शन अगर कोई इंसान बेचने को तैयार है, इट कुड बी ऑफर्ड इन द मार्केट फॉर सेल, तो वो स्टॉक हो जाएगा. से फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेडर ऑफ ऑयल इन राजकोट के पास 500 पैकेट ऑयल है. मतलब राजकोट का कोई ट्रेडर है जिसके पास 500 पैकेट तेल है, ऑयल है. If he or she is not able and willing to sell this in market, ये 500 kg का जो ऑयल, 500 पैकेट का जो ऑयल है, 500 पैकेट का जो ऑयल है वो बेचने को तैयार ही नहीं, उसको ये चीज बेचनी नहीं. तो क्या है, 500 सप्लाई होगा. सप्लाई कितना हुआ, सप्लाई हुआ 0. भले उसके पास 500 पैकेट ऑयल है पर वो 500 पैकेट ऑयल बेच ही नहीं रहा. ही इज नॉट एबल टू सेल और ही इज नॉट विलिंग टू सेल. कुछ भी चीज हो सकती है, तो वो बेच नहीं पा रहा है या वो बेचना नहीं चाहता, बट ही इज नॉट एबल और विलिंग टू सेल. तो यहाँ पे सप्लाई हो गया 0. ठीक है, अब इस 500 पैकेट में से अगर वो 300 पैकेट एबल एंड विलिंग टू सेल है, मतलब वो बेचना चाहता है और बेच पा रहा है, तो सप्लाई क्या हो गया 300. मतलब स्टॉक और सप्लाई सेम नहीं होता. स्टॉक पता है आपके पास जितनी चीज पड़ी है, सप्लाई में से मतलब आप उसमें से जितना बेचना चाहते हो या बेच पा रहे हो. ठीक है, प्रोडक्शन मतलब टोटल आप जितना प्रोडक्शन किया. स्टॉक मतलब जितना प्रोडक्शन है वो स्टॉक हो गया, जितना बेच पा रहे हो वो सप्लाई हो गया. ठीक है ना. ओके, अब कुछ कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करें. दैट इज विलिंगनेस टू सेल. 3 कंसेप्ट है, एबिलिटी टू सेल एंड विलिंगनेस टू सेल. ओके, 2 बार विलिंगनेस टू सेल है. द एंटायर अमाउंट ऑफ गुड्स अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर और ट्रेडर इज नॉट सप्लाई. मैंने अभी आपको बोला कि कोई प्रोड्यूसर या कोई सेलर या कोई ट्रेडर के पास जितना भी गुड्स अवेलेबल है, क्या वो सब बेच देगा? नहीं. क्या वो सब सप्लाई है? नहीं. उस स्टॉक में से
वो स्टॉक तब सप्लाई बनेगा when he or she is able and willing to sell at a given price in a particular point of the time. अगर सपोज मेरे पास एक कुर्ती पड़ी है, मैं बोली वो कुर्ती मैं 200 रुपए में बेचूंगी, मेरे पास ये कुर्ती है, 1 कुर्ती है, मेरा स्टॉक है 200 रुपीज की कुर्ती। अभी कोई आया मुझे बोल रहा है कुर्ती मुझे 150 रुपए में दे दो, ना लाइक आई वोंट गिव यू, 150 रुपए में नहीं होगा, तो वो कस्टमर चले गया, तो क्या ये 200 रुपए वाली कुर्ती मेरी सप्लाई हुई? नहीं, क्योंकि जो गिवन प्राइस था उसमें मैं नहीं सेल कर पाई। और अगर सपोज ये 200 रुपए की कुर्ती मैंने बेचती होती तो ये मेरा सप्लाई हो जाता। मतलब ये मेरा स्टॉक है। स्टॉक सप्लाई तब बनता है जब आप एबल और विलिंग हो उस स्टॉक को बेचने के लिए एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। देन इज नेक्स्ट कंसेप्ट एबिलिटी टू सेल। अब मेरा मन तो है कि मैं ऐसी 10 कुर्ती बेच दूं, लेकिन मेरे पास 10 कुर्ती है ही नहीं, तो मैं कैसे बेचूंगी? अगर एबिलिटी टू सेल है ही नहीं, खाली विलिंगनेस है तो भी नहीं चलेगा ना, खाली विलिंगनेस भी नहीं चलेगा, एबिलिटी टू सेल भी होना चाहिए। एबिलिटी टू सेल डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक। मैंने बोली मेरे स्टॉक में 5 कुर्ती नहीं है, तो मैं 5 कुर्ती कैसे बेचूंगी? मेरी कितनी एबिलिटी है बेचने की वो डिपेंड करता है मेरे पास स्टॉक कितना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑयल के ट्रेडर को 1000 पैकेट बेचने हैं, लेकिन अगर उसके पास 500 पैकेट है, तो क्या वो 1000 पैकेट बेच पाएगा? क्या 1000 पैकेट का सप्लाई हो पाएगा? नो, बिकॉज उसमें एबिलिटी नहीं थी, उसका स्टॉक ही 500 का था। ओके, थर्ड भी वही चीज है, वो वापस लिख दिए। So from about discussion it is clear कि सप्लाई कब होता है? proportion of the total available stock which is supply is able and willing to sell at a particular point of time. मतलब जितना भी स्टॉक है, स्टॉक का वो हिस्सा जो ट्रेडर या प्रोड्यूसर बेच पा रहा है, एबल एंड विलिंग टू सेल एट अ गिवन प्राइस एंड गिवन टाइम। तो मतलब ये जो अभी अपन ने सारा डिस्कशन किया, उससे हमने ये डिराइव किया कि भाई प्रोडक्शन अलग होता है, स्टॉक अलग होता है, सप्लाई अलग होता है। फिर अपन ने ये पढ़ा जो स्टॉक होता है वो सप्लाई तब बन पाता है, जो स्टॉक होता है वो सप्लाई तब बन पाता है जब उसको बेचने की एबिलिटी हो और उसको बेचने की विलिंगनेस हो। अगर इन दोनों में से कुछ भी मिसिंग है तो स्टॉक सप्लाई नहीं बनेगा। मेरे पास 4 कुर्ती थी, तो मेरे स्टॉक में 4 कुर्ती, लेकिन मैं सिर्फ 3 ही बेचना चाहती हूँ, एक मुझे नहीं बेचनी, तो मेरी विलिंगनेस 4 कुर्ती बेचने की नहीं थी, मेरी विलिंगनेस थी 3 कुर्ती बेचने की। तो मेरा स्टॉक 4 कुर्ती का है और मेरा सप्लाई होगा 3 कुर्ती का। या तो मेरे पास स्टॉक में 4 कुर्ती थी लेकिन मुझे बेचनी है 10 कुर्ती, तो क्या मेरी एबिलिटी 10 कुर्ती बेचने की है? नहीं, तो मेरी एबिलिटी कितनी कुर्ती बेचने की है? 4 कुर्तीज ही, तो मेरा सप्लाई होगा 4 कुर्ती। मतलब आपका स्टॉक सप्लाई तभी बन पाएगा जब ये दोनों चीजें हो, आपकी एबिलिटी टू सेल एंड विलिंगनेस टू सेल। तो ये चीज मैंने आपको शॉर्ट में बता दी। अब आ जाता है स्टॉक और सप्लाई का डिफरेंस बिटवीन, जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है जस्ट अ मिनट, डिफरेंस between stock and supply. Okay, let's start. Generally the concept of stock and supply used synonymly. Synonym मतलब एक दूसरे के बदले। यूजुअली क्या होता है, स्टॉक और सप्लाई दोनों को सिनोनिमली एक दूसरे के बदले यूज किया जाता है, बट टेक्निकली द 2 कंसेप्ट आर डिफरेंट। टेक्निकली देखा जाए तो ये दोनों कंसेप्ट अलग है। Stock is the sum of the total available amount of goods and supply is the stock which the trader is able and willing to sell. मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास 4 कुर्ती हैं तो 4 कुर्ती मेरा स्टॉक है, लेकिन मैं एबल एंड विलिंग टू सेल सिर्फ 2 कुर्ती हूँ, तो मेरा 2 कुर्ती सप्लाई हो गया। तो जितना भी आपके पास क्वांटिटी ऑफ गुड्स पड़ा है वो तो आपका स्टॉक है, लेकिन उसमें से आप कितना बेचना चाहते हो और बेच पा रहे हो वो आपका सप्लाई। तो वो था डिफरेंट। Okay, when the trader is not able and willing to sell the entire stock at a given price, the supply will not be same as stock. जैसे मैंने यहाँ पे बोला 4 कुर्ती थी लेकिन वो पूरा का नहीं बेचना पाता है या नहीं बेचना चाहता at a given price और given time, तब सप्लाई और स्टॉक सेम नहीं होगा। फ्रॉम द अवेलेबल स्टॉक, देखो आपको यहाँ पे बोला 500 पैकेट्स में से जो ऑयल ट्रेडर था, अगर उसको 300 पैकेट ही बेचने तो स्टॉक था 500 का और सप्लाई होगी 300। मतलब कोई ट्रेडर है जिसके पास स्टॉक में 500
पैकेट ऑयल है, लेकिन उसमें से वो सेल कर रहा है सिर्फ 300 पैकेट, तो मेरा सप्लाई हो गया 300 पैकेट का और स्टॉक हो गया 500 पैकेट का। ओके, हैज द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक विच डिटरमाइन द एबिलिटी टू सेल। मैंने आपको अब बोला कि आपकी एबिलिटी टू सेल डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना स्टॉक है। सो एबिलिटी टू सेल, कितना बेच पाओगे वो डिपेंड करता है आपके पास कितना स्टॉक है, ठीक है। While ability and willingness to sell at a given price, okay, it's called. Hence, stock is a total amount of the produced supply is less than stock when supplier sells less. Okay. तो इन सब क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं सप्लाई और स्टॉक डिफरेंट है। यहाँ पे ओवरऑल एक ही कंसेप्ट बोलना चाहते हैं कि स्टॉक मतलब आपके पास जितना समान क्वांटिटी ऑफ गुड्स पड़ा है उसमें से आप जितना एबल और विलिंग टू सेल हो वो आपका हो जाता है सप्लाई। एक ही कंसेप्ट को बार बार अलग अलग वे में रिप्रेजेंटेशन दिए, लेकिन आपके दिमाग में कंसेप्ट ये क्लियर रखना, फिर आप 4-5 पॉइंट पिकअप करके इसको लर्न कर लेना। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग सप्लाई। आपको याद होगा हमने डिमांड चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर पढ़ा था, फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड। और ये चैप्टर में कौन से फैक्टर्स सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर डिफरेंट। सप्लाई मतलब जितना आप सप्लाई के लिए आप कस्टमर नहीं हो, आप सेलर बन गए, ये ध्यान रखो। जब आप सप्लाई का चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए आप सेलर हो, आप बेचने वाले हो। और जब आप डिमांड का चैप्टर पढ़ते हो खुद को माइंड में लो हम खरीदने वाले हैं। ये दोनों चीजें जब तक क्लियर नहीं करोगे इकोनॉमिक्स नहीं समझ आएगा। सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर ऑफ सप्लाई, व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर, आपके दिमाग में होना चाहिए आप बेच रहे हो कुछ, राइट। तो चलो देखते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग सप्लाई। फैक्टर्स इफेक्टिंग सप्लाई या डिटर्मिनेशंस या डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई है ये। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, कौन कौन से फैक्टर सप्लाई को असर करते हैं। सबसे पहला इज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे डिमांड में था, कैसा रिलेशनशिप था डिमांड और प्राइस का, इनवर्स। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई चीज की प्राइस बढ़ जाती तो आप सेलर हो, आप क्या सोचोगे ज्यादा बेच भाई, ज्यादा बेच ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। देखो प्राइस एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। द प्रोड्यूसर सेल फॉर प्रॉफिट एंड दस ही और शी सप्लाई मोर व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट प्राइस। जब कोई भी प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो वो ज्यादा सप्लाई करेगा। कोई चीज 10 रुपए की है 20 रुपए की होगी तो आप बोलेगे ज्यादा भी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो कोई भी इंसान बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए ही करता है। अगर कोई चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो ही और शी विल सेल मोर, तो सप्लाई ज्यादा होगा। तो सप्लाई और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। जबकि डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप था, लेकिन सप्लाई और प्राइस के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और जब प्रोडक्ट की प्राइस गिर जाएगी तो वो क्या करेगा, कम सप्लाई करेगा। तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो फर्स्ट है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस बढ़ी सप्लाई भी बढ़ी, प्राइस घटी सप्लाई भी घटी। तो कैसा रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, डायरेक्ट या तो पॉजिटिव रिलेशनशिप भी आप बोल सकते हैं। ओके। सेकेंड है फैक्टर्स अदर देन प्राइस। अपन ने उसमें भी ऐसे ही पढ़ा था, एक प्राइस और दूसरा अदर देन प्राइस। तो एक है प्राइस और दूसरा है फैक्टर्स अदर देन प्राइस। सबसे पहला आता है प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब अब आप कौन हो, सेलर। आपको बेचने के लिए कितना खर्चा हुआ उस पर डिपेंड करेगा कि आपका सप्लाई कितना है। प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब आपको वो चीज बनाने में कितना खर्चा लगा। सप्लाई इज अफेक्टेड बाय चेंज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट। एग्जांपल, व्हेन रेंट पे टू द ओनर ऑफ द लैंड, wages paid to the labor decreases, the cost of production decrease. When the cost of production decrease, profit increase. If profit increase if the price remains unchanged, hence the seller is willing to sell greater amount. Okay. Hence supply expand when price of the factor of production fall. देखो अब क्या हो रहा है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बताया, आपको अपना प्रोडक्ट बनाने का खर्चा, आपने जमीन खरीदी उस जमीन का जो रेंट लिया वो, जो आपने वेजेस को पैसा दिया वो, जो भी चीजें खरीदी बेची, सॉरी
खर्चा किया वो। तो जब आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सस्ता हो जाता है, समझो पहले आपको कोई चीज बनाने का 100 रुपया लग रहा था, आप उसको 150 रुपए में बेच रहे थे, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? कोई 100 रुपए की चीज को 150 में बेचा तो 50 रुपए का ये खर्चा लग रहा है, लेबर रेंट। अब क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि ये 50 रुपए हो गया और बेच तो आप 150 रुपए में ही रहे हो अभी तक, तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया, आपका प्रॉफिट हो गया अब 100 रुपए। मतलब अगर आपका ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो आप ज्यादा बेचना चाहोगे। अब अगर सपोज ये हुआ, पहले आप इस चीज की 2 यूनिट बेचते थे तो आपको 2 इंटू 2 5 2 से 10 100 रुपीज मिल रहे थे। अब आप बोल रहे हो भाई एक पीस 100 रुपए मिल रहे तो 4 बेच, जितनी बेचते हो ना 400 रुपए मिलेंगे। तो जब आपका प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, जब आपका खर्चा कम हो रहा है, आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा और आप ज्यादा सप्लाई करोगे। तो जब प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम होता है तो सप्लाई बढ़ता है। कैसा रिलेशनशिप हुआ? इनवर्स। जब कॉस्ट कम होता है, जब प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, आपको कम खर्चा लग रहा है, कम कॉस्ट लग रहा है, तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा, आप ज्यादा बेचोगे। प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ, सेल ज्यादा, सप्लाई ज्यादा। क्लियर? ओके, तो ये पहला था प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। Second one is level of technology. When the state of technology advances, time and effort are saved. Hence, greater amount and better quality of goods are produced with the same or lower cost. If market price does not fall, then profit increases and sellers are willing to sell more. अब आता है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब आपका टेक्नोलॉजी लेवल कैसा है? लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब से फॉर एग्जाम्पल, पहले आपके यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ। कोई एक इंसान था जो आपके अकाउंट से हाथ से लिखता था, तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता था, आपको उसको बहुत पैसा देना पड़ता था। लेकिन अब कंप्यूटराइज्ड हो गया तो उसको कम टाइम लगता है, तो आप उसको कम पैसा दोगे। ठीक है, तो जब आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी तो आपका काम जल्दी भी हो जाएगा और ज्यादा अच्छे से होगा। तो इससे आपका खर्चा कम हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? खर्चा कम हो जाएगा। एंड अगेन जब खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप ज्यादा बेचोगे। तो जब आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, खर्चा कम होगा, और खर्चा कम होगा, आप ज्यादा सेल करोगे तो सप्लाई इंक्रीज होगा। सो जब लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो सप्लाई भी इंक्रीज हुआ। रीजन मैंने बताया, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई तो आपको कम समय में अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपका खर्चा कम होगा। अगर कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, आप ज्यादा बेचोगे। सो जब टेक्नोलॉजी अच्छी होती है तो सप्लाई बढ़ता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? फैक्टर्स दैट इफेक्ट सप्लाई, सप्लाई को असर करने वाले फैक्टर्स। ठीक है। थर्ड इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन about the price affect the current supply output. If seller speculate the price of the product to rise in future, तो he will contract. अब future expectation regarding price, अब आप कौन हो इस चैप्टर के लिए? बेचने वाले सेलर। आप अपने आप को बेचने वाला समझो। मैं बोल रही हूँ, अगर ऐसा है आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो आपको पता है फ्यूचर में इसका भाव बढ़ जाने वाला है, तो आप अभी कम बेचोगे, फ्यूचर में ज्यादा बेचोगे। मुझे पता है अभी ना कुर्तीस में सेल कर रही हूँ तो ये कुर्ती 2 महीने बाद थोड़ी महंगी हो जाएगी, मुझे पता है, तो मैं अभी ये कुर्ती नहीं बेचूंगी, मैं वो 2 महीने बाद बेच रही हूँ, मुझे ज्यादा मिलेगा। सो अगर कोई सेलर एक्सपेक्ट करे कि फ्यूचर में उसके प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है तो आज वो सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, कम कर देगा। और उल्टा, अगर सेलर को लग रहा है कि फ्यूचर में उस चीज का प्राइस कम होने वाला है तो वहां सोचेगा बेचो भाई, निकालो, तो वहां सप्लाई इंक्रीज कर लेगा। तो नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। आप कौन हो इस चैप्टर के लिए? सेलर। ये बात भूले, चैप्टर भूले। ठीक है। सो नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर expectations regarding price. Next is other factor. Supply increases with there is an increase in number of firm producing the product. अगर जितनी, अब अदर फैक्टर में बहुत सारे रहता है, अपन छोटे छोटे एक देख लेते हैं। अगर ज्यादा फर्म्स है जो सेम प्रोडक्ट बना रही तो उसकी सप्लाई ऑब्वियसली बढ़ जाएगी।
जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, नेचुरल कंडीशन कंड्यूसिव होते हैं, जब लॉ वो अच्छा रहता है, तब सप्लाई बढ़ती है। ठीक है, इसमें अदर फैक्टर में आप दूसरे सारे फैक्टर्स ऐड कर लेना, एक बार रीड करके, इतना कुछ ज्यादा है नहीं अदर फैक्टर। मतलब स्टूडेंट्स, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर अभी फिनिश किया, दैट वाज फैक्टर्स इफेक्टिंग सप्लाई। कौन कौन से फैक्टर्स सप्लाई को असर करते? तो सबसे पहला था प्राइस, उसके बाद था अदर फैक्टर। आप कौन हो? सेलर। अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है तो आप क्या करोगे? ज्यादा बेचोगे। तो जब प्राइस बढ़ता है सप्लाई ज्यादा होता है, प्राइस कम होता है सप्लाई कम, बोथ हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। अदर फैक्टर में सबसे पहला था प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सस्ते हो जाते हैं तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, आप ज्यादा बेचोगे। तो जब प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम होता है तो सप्लाई ज्यादा होता है। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जब आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाएगी आपका खर्चा कम हो जाएगा, आप ज्यादा बेचोगे, सप्लाई बढ़ेगा। थर्ड इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। अगर आज आप सोच रहे हो फ्यूचर में कोई चीज महंगी होने वाली है तो आप आज उसकी सप्लाई कंट्रैक्ट कर लो और फ्यूचर के लिए संभाल के रखोगे। और अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में कोई चीज आपका प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा तो आज सप्लाई बढ़ा दोगे। एंड द लास्ट वन वाज अदर फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस, factors affecting supply. First one was price. Other factor में price of factor of production, level of technology, future expectation regarding price and other factor. एक बार go through करो। Okay. नेक्स्ट है इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई का कंसेप्ट अपन पढ़ते हैं, विच इज वेरी इजी। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, चलो हम लोग पढ़ रहे अब नेक्स्ट टॉपिक इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। बहुत ही आसान है। इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। Supply in economic is also classified as individual supply, market supply. Individual supply, supply of goods by an individual or firm at a given price. Individual supply मतलब एक फर्म कितना सप्लाई कर पा रहा है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। मार्केट सप्लाई मतलब क्या होता है? बहुत सारी इंडिविजुअल सप्लाई को प्लस कर दो तो मार्केट सप्लाई आ जाएगा। अगर एक सप्लाई 10 यूनिट बेचता है, ऐसे मिलके 10 सप्लाई 50 यूनिट बेचते हैं तो 10 इंडिविजुअल सप्लाई हो गया, 50 मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई मतलब एक फर्म कितना सप्लाई कर रहा है। मार्केट सप्लाई मतलब मार्केट में जितने भी फर्म है सबके सप्लाई को प्लस कर दो। अब इस चीज को समझाते हुए टेबल है, अब टेबल आप देखो पेज नंबर 37 पे है। प्राइस पर केजी दिया हुआ है, 10 रुपए किलो कोई चीज है तो फर्म ये 80 यूनिट बेच रहा है, फर्म भी 60 यूनिट। सो 80 और 60 इंडिविजुअल सप्लाई, उन दोनों को प्लस करोगे 80 + 60 तो 140 आपका मार्केट सप्लाई आ जाएगा। मतलब फर्म ए और फर्म बी का जो भी सप्लाई है वो इंडिविजुअल सप्लाई है और फर्म ए और फर्म बी की सप्लाई को प्लस कर दोगे तो आपका आ जाएगा मार्केट सप्लाई। तो काफी इजी कंसेप्ट है, राइट? ओके, explanation of schedule. The above schedule show individual supply of firm A and B and the total supply. Okay. इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई कर्व आपको बताया हुआ है। अब ये बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, जिसके लिए मैंने था, आपको क्या करना है, फर्म ए लेना है। पहले फर्म ए लोगे तो 10 रुपए पर केजी प्राइस है तो 80, 20 पे 180, ऐसे करके एक्स एक्सिस पे प्राइस लेके, सॉरी वाई एक्सिस पे प्राइस लेना और एक्स एक्सिस पे सप्लाई लेना। ऐसे फर्म ए को प्लॉट करना, फर्म बी को प्लॉट करना, फिर दोनों को प्लस करके जो मार्केट सप्लाई ना उसको प्लॉट कर देना तो आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, ये तीनों की तीनों प्लॉटिंग आपको होमवर्क में करनी है। फर्म ए का, फर्म बी का और मार्केट सप्लाई। अगर डाउट हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है? आपको खुद करना है, राइट? चलो, तो इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई वाज अ वेरी इजी वन। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे वो है सप्लाई फंक्शन। डिमांड फंक्शन था, उसी तरह आया है सप्लाई फंक्शन। मैंने आपको पहले ही चैप्टर स्टार्ट होते हुए बोला कि सप्लाई और डिमांड दोनों चैप्टर आर क्वाइट और related with each other. The next topic is supply function. Supply function क्या होता है कि मैथमेटिकल रिलेशनशिप है बिटवीन सप्लाई एंड इट्स डिटर्मिनेंट। मतलब जो सप्लाई है वो सप्लाई जिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं उन दोनों के बीच का मैथमेटिकल रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सप्लाई फंक्शन।
बेसिकली सप्लाई और जो फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई है, इन दोनों के बीच का जो मैथमेटिकल रिलेशन है उसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई फंक्शन। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द सप्लाई ऑफ वन गुड इज डिटरमाइंड बाय मेनी फैक्टर। तो चलो, सब सप्लाई फंक्शन है Sx मतलब सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट x इज इक्वल टू f फंक्शन Px मतलब प्राइस ऑफ x कॉमा t कॉमा Pf कॉमा Pe एंड u। अब इन सबको क्या क्या बोलते हैं देखते हैं। Sx मतलब सप्लाई, Sx मतलब सप्लाई ऑफ कमोडिटी x, जो x कमोडिटी उसकी सप्लाई डिपेंड करती है। f मतलब फंक्शनल नोटेशन, प्राइस ऑफ x पे उसका प्राइस जो अपन ने सबसे पहला फैक्टर पढ़ा। उसके बाद आता है t मतलब टेक्नोलॉजी, जो अपन ने सेकेंड फैक्टर पढ़ा, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तीसरा आ जाता है प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो यहाँ पे लिख देती हूँ प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। PE मतलब एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस, एंड U मीन्स अदर फैक्टर्स। तो बेसिकली सप्लाई फंक्शनिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप है एक प्रोडक्ट की सप्लाई और उस प्रोडक्ट के सप्लाई कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं उस पे, राइट। और मैथमेटिकल फंक्शन है Sx इज इक्वल टू f Px T Pe Pu। ओके, मतलब Sx इज सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट x, f एक मैथमेटिकल नोटेशन है, वो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट x पे बेस्ड है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे बेस्ड है, एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस पे बेस्ड है, अदर मतलब जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जस्ट अभी पढ़े उन सब पे बेस्ड है। क्लियर? ओके, जस्ट ओके। तो अभी अपन देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ सप्लाई, अपन ने सप्लाई फंक्शन बहुत अच्छे से पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था वैसे ही हम पढ़ने वाले लॉ ऑफ सप्लाई। ओके, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सप्लाई। चलो, लॉ ऑफ सप्लाई देखिए। We understood that demand is always stated at a particular price. Supply is also stated as a particular price. अब याद करना, हमने पढ़ा था डिमांड फंक्शन में जब प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेंगे तो प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है सेम। जब प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे तो प्राइस और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ओके, कौन कौन से फैक्टर है? एक तो प्राइस होता है और एक अदर फैक्टर होता है, और अदर फैक्टर में आ जाते हैं लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, अदर फैक्टर। ये सब नहीं बदल रहे, इसको होल्ड ऑन कर लो, ये रह रहे हैं कांस्टेंट। अगर ये सारी चीज कांस्टेंट रह रही है और प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और प्राइस घट रहा है तो सप्लाई भी घटेगी। ये बोलता है लॉ ऑफ सप्लाई। पढ़े स्टेटमेंट में, when all the factors affecting supply are assumed to be constant, when all the factors that affect the supply are assumed to be constant, then as price increases supply expand, and as price decreases supply contract. Such an easy one, right? बोला है when all the factors that affect the price remains constant, बाकी सब constant है, only price changes. So when price increases, the supply would expand, and when price decreases, the supply would decrease because they have a direct relationship. Simple? Okay. अब हम पढ़ते हैं assumptions of law of supply. हमने assumption of law of demand पढ़ा था, assumption of law of supply. अब आपको मैंने बताया था assumption मतलब ये सारे other factor constant है, तो वही चीज लिख दो। कैसे? कौन कौन से other factors होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पहला वाला, सबसे पहला अदर फैक्टर में था प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में एफओपी लिख रही हूँ, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो ये कैसा रहना चाहिए? रिमेन्स कांस्टेंट। मैं ऐसा अज्यूम करूंगी तभी मेरा लॉ ऑफ डिमांड होल्ड ट्रू करेगा। दूसरा, टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आ रहा, देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। उसके बाद फ्यूचर प्राइस के बारे में कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करी, एक्सपेक्टेशन अबाउट
फ्यूचर प्राइस कैसा है, इज कांस्टेंट, अदर फैक्टर भी कांस्टेंट है, अदर फैक्टर भी चेंज नहीं हो रहे, अदर फैक्टर भी चेंज नहीं हो रहे, और लास्ट में लेवल ऑफ कंपटीशन भी सेम है, लेवल ऑफ कंपटीशन इज सेम। ये सारे असम्पशन। अब ये बहुत इजी है, वापस देखो, लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है जब प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं तो प्राइस बढ़ता है, तो सप्लाई बढ़ता है, प्राइस घटता है तो सप्लाई घटता है। असम्पशन हम यही करें कि बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, तो असम्पशन में बाकी सारे फैक्टर को एक एक करके बता दो, बाकी सारे फैक्टर में प्राइस ऑफ द फैक्टर प्रोडक्शन आए तो वो कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही, फ्यूचर प्राइस के बारे में हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे, अदर फैक्टर चेंज नहीं हो रहे, और लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन भी सेम है। क्लियर, बहुत ही क्लियर हो गया। ओके अब देखो यहाँ पे शेड्यूल डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ सप्लाई। आज शेड्यूल शोज सेलर्स, अब देखो पीछे के एग्जांपल के थ्रू समझाया, हम इसको एक प्रॉपर्ली समझ लेते तो आपको और ज्यादा ही लॉ क्लियर हो जाएगा। देखो आपको एग्जांपल में प्राइस दे दिया ऑफ एप्पल्स पर केजी, 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो एप्पल, 70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, 90 रुपए किलो। इसकी सप्लाई जब 50 रुपए किलो था तो आप 200 किलो बेच रहे थे, 60 रुपए हो गया तो आपने बोला वाह ज्यादा बेचते हैं, महंगा हो गया, फिर आपने बोला 70 हो गया चलो और ज्यादा बेचो, 80 हो गया और ज्यादा बेचो, 90 हो गया और ज्यादा बेचो। अब इसको हम प्लॉट करते हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मैं एक्स एक्सिस पे सप्लाई लिख देती हूँ, सप्लाई 200 से 1000 है, सो मैं यहाँ पे 200, 400, 600, 800 और 1000 लेती हूँ, और यहाँ पे जो प्राइस है 50 से 90 तक जा रही है तो मैं 10-10 का गैप ले लेती हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो जब मेरा प्राइस था 50 तो मेरा सप्लाई था 200, प्राइस 50, सप्लाई 200, हियर इट इज फर्स्ट। जब मेरा प्राइस था 60 तो मेरा सप्लाई था 400, सो समवेयर हियर इट इज 70 पे कितना 600 हियर, 80 पे 800, 80 पे 800 और 90 पे 1000। इन सबको ज्वाइन करूंगी तो इस टाइप से बनेगा। मेरा भी आप एग्जैक्ट नहीं बन रहा बिकॉज आई डोंट हैव अ ग्राफ पेपर ऑब्वियसली। सो इन द अबाउट डायग्राम आपको दिख रहा है, आपने ABCD पॉइंट्स दिखाए हैं। सो जब प्राइस 50 थी सप्लाई 200 थी, जैसे प्राइस बढ़ने लगी तो सप्लाई भी बढ़ने लग गई। इससे हमको पता चलता है कि सप्लाई कर्व एक पॉजिटिव स्लोप देता है, पॉजिटिव स्लोप देता है। क्लियर, डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप देता था बिकॉज दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, सॉरी इनवर्स रिलेशनशिप। सो बेसिकली आज अपने चैप्टर स्टार्ट किया सप्लाई, और सबसे पहले अपन ने ये पढ़ा प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, स्टॉक मतलब क्या होता है, सप्लाई मतलब क्या होता है, फिर विलिंगनेस टू सेल क्या होता है, एबिलिटी टू सेल क्या होता है। आफ्टर दैट हमने स्टॉक और सप्लाई का मेजर डिफरेंस पढ़ा, फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट आंसर किया फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, उसके बाद सप्लाई फंक्शन जो भी काफी इंपॉर्टेंट है, आफ्टर दैट लॉ ऑफ सप्लाई विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इसको एक डायग्राम के थ्रू सप्लाई और प्राइस के रिलेशनशिप को समझो। लॉ ऑफ डिमांड को लॉ ऑफ सप्लाई को बेसिकली हमने एक डायग्राम के थ्रू समझा। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, चेंज इन सप्लाई, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस डिटर्मिनेशन, एंड इससे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो प्रोबेबली वी वुड ट्राई कि हम नेक्स्ट सेशन में चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं। गुड बाय।